हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CCH में। और आज हमारी जो साइकोलॉजी की क्लास है, जैसा कि आप जानते हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस में हमारी 3 थ्योरीज हो चुकी हैं। हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर चुके हैं, हम जो है वाइगॉट्स थ्योरी, सोशो कल्चर थ्योरी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो चुका है। आज की जो हमारी क्लास है वो पिछली क्लासेस की तरह ही बहुत स्कोरिंग है और आज जो हम पढ़ेंगे वो हम मोरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। आपको पता है हमारे सीटेट का जो भी एग्जाम है, जो पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखें तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट में सिर्फ कॉग्निटिव या फिजिकल या जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उसमें मोरल डेवलपमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्या है ये मोरल डेवलपमेंट और कैसे क्वेश्चंस हमारे CDP में आते हैं और किस तरह से ये हमारे एज अ टीचर मुझे किस तरह से मोरलिटी को सिखाता है, आज की क्लास में हम सारा ये डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और अपना थ्योरी पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी आप सब जान चुके हो कि आज की जो थ्योरी है वो है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। मैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। आंसर तो मुझे अभी आप दे नहीं सकते, बट आप अपने आप से क्वेश्चंस करिए कि आपको क्या ये पता है कि मोरल रीजनिंग क्या होता है। मोरल रीजनिंग मतलब नैतिक तर्क है क्या। ये मोरल जो डेलिमा है, ये जो नैतिक दुविधा है, मोरल डेलिमा होती क्या है। सीटेट का ऐसा पेपर 1 एंड पेपर 2 कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें ये ना पूछा जाता हो कि मोरल डेलिमा क्या है, नैतिक दुविधा क्या होती है और नैतिक तर्क क्या होता है। ये जो हमारी थ्योरी है ना मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे मैं कह रही हूँ वाइगॉट्स, जिसे हम क्या कह रहे हैं कॉलबर्ग्स थ्योरी है, इसमें क्या होता है इसी के अंदर बात की गई है किसकी, नैतिकता की बात की गई है। अब ये नैतिकता बच्चों को कैसे सिखाई जाए। जीन पैजेट ने कॉग्निटिव दे दिया, वाइगॉट्स्की ने सोशो कल्चर दे दिया और भी डिफरेंट थिंकर्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग डेवलपमेंट के पार्ट्स बताए, बट कोई भी डेवलपमेंट तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि उसमें क्या ना आ जाए, तब तक कि जबकि उसमें नैतिकता यानी कि उसमें मोरलिटी ना आ जाए। तो आज हम उसी को डिस्कस करें, क्योंकि बच्चे को सिर्फ हमने एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर नहीं बनाना है, हमने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है। और एक अच्छे इंसान बनने के लिए उसमें कुछ वैल्यूज़ का होना, उसे सही और गलत की पहचान का होना क्या है, ज़रूरी है। तो ये सही और गलत की पहचान के लिए कॉलबर्ग का सिद्धांत सबसे सही माना जाता है साइकोलॉजी में, कि जो कॉलबर्ग ने हमें बताया कि नैतिकता कैसे बढ़ती है जन्म से लेकर और आगे तक, जैसे जैसे हमारी स्टेजेस बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारी अवस्थाएं बढ़ती जाती है, कैसे वो हमारा मोरल डेवलपमेंट बढ़ता है। तो सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट की बात करूँ, जिसे मैं नैतिक विकास का सिद्धांत भी कह रही हूँ और थिंकर का नाम बता रही हूँ, लॉरेंस कॉलबर्ग। याद रखिएगा, मैं हमेशा से यही कहती आ रही हूँ कि जब भी आप थ्योरीज पार्ट स्टार्ट करो तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है, उस थ्योरी को लर्निंग से जोड़ना, क्योंकि आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहला काम हमारा, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं आपने देखा है थिंकर्स वाइज आते हैं, थिंकर का नाम ऑलरेडी उसमें ऐड होता है और उसके अकॉर्डिंग आते हैं। हमसे हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछा। अगर मैं नैतिकता को लूँ, अगर 4 लोग बैठे हैं तो 4 तरह की बातें बताएंगे, तो 4 तरह की बातें बताएंगे तो हम में से चारों में से ना तो कोई सही है ना हम चारों में से कोई गलत है। लेकिन जब कॉलबर्ग के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो हम फिक्स बता सकते हैं कि नैतिकता के बारे में लॉरेंस कॉलबर्ग ने ये कहा। तो चलिए देखें जरा मोरलिटी होती क्या है। इस नैतिकता को समझाने के लिए लॉरेंस कॉलबर्ग ने 2 वर्ड यूज़ किए हैं। अभी मैंने आपको बताया था, एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया है मोरल डेलिमा, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, जिसे हम नैतिक दुविधा का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, नैतिक दुविधा। आपका सीटेट का अगर आप प्रीवियस पेपर चेक करोगे तो पेपर 1 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से ऐसे थिंकर हैं जो किसकी बात करते हैं, नैतिक दुविधा की बात करते हैं। साथ ही ये बात करते हैं मोरल रीजनिंग की, यानी कि मोरलिटी को समझने के लिए मुझे 2 वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। किन 2 वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, एक मुझे पता होना चाहिए नैतिक तर्क का। अब ये नैतिक तर्क क्या है भाई, ठीक है, क्या इनमें डिफरेंस है, क्या नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा सेम है। याद रखिएगा 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, एक नैतिक तर्क यानी कि मोरल रीजनिंग और एक आपको देखने को मिलेगी नैतिक दुविधा। इसको मैं समझाऊँ आप लोगों को एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए हमारे अंदर सही भी है और गलत भी है, मान क्या ले हमारे अंदर है, हमारे अंदर सही भी है और गलत भी है। हम सब 18+ हैं, हम सबको पता है कि कौन सा काम हमारे लिए सही है और कौन सा काम हमारे लिए गलत है। आप इस सही गलत की अवधारणा के साथ घर से निकले हैं, आपको स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है या अपने ऑफिस जाना है। जब आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो आप रास्ते में देख रहे हैं कोई नीडी पर्सन है जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं।
है, आपका मन तो कहता है कि आप उसकी हेल्प करो, लेकिन आपका माइंड आपको रोक रहा है ना। आपका दिल कह रहा है कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, पर आपका माइंड आपको रोक रहा है। जो यानी कि जो सही और गलत है वो जो राइट और रॉन्ग है, यानी कि जो सही और गलत है वो नैतिक तर्क है जो हमारे अंदर ही है। लेकिन जब हम सही और गलत करते हुए एक परिस्थिति में फंसते हैं, एक सिचुएशन में फंसते हैं, तब हम उसे क्या नाम देते हैं? तब हम उसे नाम देते हैं नैतिक दुविधा का। क्या नाम दिया जाता है उसे? नैतिक दुविधा का नाम दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मोरल रीजनिंग हमें सही और गलत की पहचान कराती है, और जब हम सही और गलत की पहचान करते करते एक सिचुएशन में फंसते हैं, तब वो हमारी क्या बन जाती है? तब वो हमारी नैतिक दुविधा कहलाती है। अब कॉलबर्ग ने कहा कि इस नैतिक दुविधा को, इस नैतिक तर्क को आप बच्चों को स्कूल में ही समझा दो, क्योंकि जब स्कूल में डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पर उनका मोरल डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है। अगर मोरल डेवलपमेंट ना हो तो ओवरऑल डेवलपमेंट काउंट नहीं होता। हमने देखा कि डेवलपमेंट के 4 पार्ट होते हैं, मेन पार्ट होते हैं। एक कॉग्निटिव होता है, एक फिजिकल होता है, एक लैंग्वेज होता है, एक सोशल होता है। लेकिन इन सब से काम कहाँ चलता है? अगर एक इंसान अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर है, पर उसके अंदर अच्छी इंसानियत वाली क्वालिटी नहीं है, इट मीन्स उसके अंदर नैतिकता नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है, मॉरलिटी नहीं है, तो वो उसको हम एक अच्छा इंसान नहीं मान सकते। जबकि हमारे अकॉर्डिंग टू NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहती है कि स्कूलों का ऑब्जेक्टिव बच्चे के एक पार्ट को डेवलप करना नहीं है, बल्कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। जब मैं कह रही हूँ कि ओवरऑल डेवलपमेंट है, तो मैं इस डेवलपमेंट को कैसे छोड़ दूँ? नहीं छोड़ेंगे भाई, हम भी अपने स्कूल के बच्चों को मोरल रीजनिंग और मोरल डिलेमा सिखाएंगे कि नैतिक तर्क क्या होता है, सही और गलत क्या है। माना कि एज के अकॉर्डिंग ये नैतिक तर्क की अवधारणाएं में चेंजेस आता है। आज की क्लास में वही तो समझना है कि कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। तो ये आपको इंट्रो समझ में आया कि लॉरेंस कॉलबर्ग की जो थ्योरी है 2 वर्ड्स के इर्द गिर्द घूमती है, एक नैतिक तर्क और एक नैतिक दुविधा। आगे बात करें। अब मैं आप लोगों को नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ कॉलबर्ग के बारे में बताना चाहूँगी। कॉलबर्ग एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, वो भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि उन्हें मोरल डेवलपमेंट बच्चों को समझाना था, तो उन्होंने अपने एक पुराने स्टूडेंट जिसका नाम हिज था, उसकी स्टोरी अपने स्टूडेंट्स को सुनाई। उन्होंने बताया कि हिज एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। एक टाइम ऐसा आया जब उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसके पास बिल्कुल मनी यानी कि पैसे नहीं थे। वो मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल शॉप पर जाता है, पर विदाउट मनी यानी कि बिना पैसों के वो उस दवाई नहीं देता। ऐसे में जो हिज है वो एक सिचुएशन में फंसता है। उसका दिल कहता है कि वो चोरी कर ले, लेकिन उसका माइंड उसे रोकता है। अब हिज के अंदर सही भी है और गलत भी है, यानी कि मोरल रीजनिंग है। और जब वो सिचुएशन में फंसा, अगर वो दवाई नहीं लेके जाता तो उसकी वाइफ मर जाएगी। अगर वो दवाई लेकर जाता है तो दिल कहता है, दिमाग कहता है कि चोरी करना गलत है। तो यहाँ पर जो हिज है वो किस में फंसा? मोरल डिलेमा में फंसा, नैतिक दुविधा में फंसा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नैतिक दुविधा क्या है और नैतिक तर्क क्या है, तो आप सिर्फ एक डिफरेंस को मानकर चलिएगा। नैतिक तर्क मतलब राइट एंड रॉन्ग, और राइट और रॉन्ग करते करते जब हम एक सिचुएशन में फंसते हैं तो वो मोरल डिलेमा कहलाती है। इसी मोरल डिलेमा, इसी नैतिक तर्क को समझाने के लिए लॉरेंस कॉलबर्ग ने हमारे सामने लेवल्स लिए और स्टेजेस ली। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कितने लेवल्स हैं और कितने स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो बात करें तो 3 लेवल्स हैं। कितने हैं? 3 लेवल्स हैं। कौन कौन से 3 लेवल्स हैं? पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसे हम पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं। याद रखिएगा, जो भी पेपर 1 के स्टूडेंट हैं उनको स्टेजेस से क्वेश्चन आना है। पेपर 2 में भी क्वेश्चन आता है, पर वो स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। 4 स्टेटमेंट्स में से राइट या करेक्ट या इनकरेक्ट फॉर्म में आपसे पूछा जाता है, लेकिन पढ़ना तो हमें दोनों ही पेपर के लिए पड़ेगा। तो पहली स्टेज लेवल का नाम है प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसे मैं हिंदी में कहती हूँ पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरा लेवल मेरा आता है कन्वेंशनल लेवल, जिसे हम परंपरागत स्तर के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमारा जो आता है उसे हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, प्री नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और पूर्व नहीं बोलते हैं उसको, हम उसको बोलते हैं उत्तर परंपरागत। पूर्व हमारा ये है, प्री हमारा ये है, ये पहले का है, और ये हमारा उत्तर का लेटर वाला है। अगर मैं इसकी जगह लेटर वर्ड भी यूज़ करूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम जो है लाइफ के एंड की तरफ चलते हुए आते हैं। तो आपको पहले तो ये पता चला कि कितने लेवल्स हैं? 3 लेवल्स हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल है, कन्वेंशनल लेवल है और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है।
अब क्या है, लॉरेंस कॉलबर्ग ने हर एक लेवल की 2 स्टेजेस दी हैं। कैसे दी है, 1 2 1 2। लेकिन जब हमारा एग्जाम आता है ना तो उसमें कहीं पे भी 1 2 1 2 करके नहीं आता, आपसे पूछते हैं 4th स्टेज 5th स्टेज, तो हम क्या करेंगे, हम इनको 1 2 1 2 में काउंट ना करके हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 में काउंट करेंगे। तो देखिए जरा क्या है हमारी, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल स्टेजेस कितनी है, तो टोटल स्टेजेस हैं 6 और लेवल्स कितने हैं, 3 लेवल्स हैं। यानी कि लॉरेंस कॉलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में विभाजित किया। कौन कौन सी हैं, पहली हमारी है पनिशमेंट ओबीडेंस, जिसे हम दंड आज्ञा अनुमुखीकरण की अवस्था भी कहते हैं। सेकंड हमारी आती है इंस्ट्रूमेंटल, जो कि बनावटी होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आने, स्टेटमेंट्स में क्वेश्चंस आने हैं, आराम से समझिएगा। तीसरी हमारी आती है इंटरपर्सनल, जिसे हम पारस्परिक अभिविन्यास या उन्मुखीकरण। देखिए मैं आपको फिर से बताऊं, सीटेट की अगर आप प्रीवियस पेपर्स को ऑब्जर्व करेंगे ना तो आप पाएंगे कि वहाँ इंग्लिश के वर्ड्स बहुत ईजी हैं, पर जो सीटेट की हिंदी है, वोकैबुलरी है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है भाई। अब तो सीटीपी से भी ज़्यादा टफ पेपर जो है वो हिंदी की पैडागोजी का आता है, यानी कि हमें हिंदी के लिए 2 कदम आगे चलना पड़ेगा। और अब आपका एक प्लस पॉइंट तो ये है कि आपका पेपर दोनों लैंग्वेज में है, तो कोशिश करो सीटीपी को तो आप बाइलिंगुअल करो। अगर आप बाइलिंगुअल करोगे तो इसमें आप ही का बेनिफिट है, एक तो आपका पैडा पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, और दूसरा कि अगर आपको पेपर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, और इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो आप हिंदी में समझ सकते हैं। तो हमने देखा तीसरी मेरी कौन सी स्टेज है, इंटरपर्सनल है। 4th नंबर पर मेरी अथॉरिटी आती है, 5th नंबर पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, और 6th नंबर पर यूनिवर्सल इथिकल आता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पहली हमारी दंड व आज्ञानुमुखीकरण है, दूसरी हमारी यांत्रिक भी बोल सकते हैं, पारस्परिक बोल सकते हैं, अधिकार व कानून बोल सकते हैं, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हम जो है सामाजिक अनुबंध भी बोल सकते हैं। और 4th हमारी आती है यूनिवर्सल, यानी कि सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत। अब इन चारों में से हमारे बहुत सारे पैडागोजिकल क्वेश्चंस बनते हैं। पैडागोजिकल क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक गवर्नमेंट कर्मचारी है, अच्छी खासी सैलरी है, टैक्स बनता है देना, पर वो टैक्स पे नहीं करते। आपको पता है टैक्स पे करना सही है कि गलत है, अगर इनकम अच्छी है तो टैक्स तो पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना है, लेकिन वो टैक्स इसलिए पे नहीं करते कि उनको लगता है कि जो वो टैक्स पे करेंगे उसकी जो मनी होगी, जो पैसा होगा, वो देश के डेवलपमेंट की बजाय जो हमारी भ्रष्ट सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसे अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करेगी। यहाँ ये सोचकर जो एम्प्लॉय है वो क्या करता है, सरकारी कर्मचारी जो है वो टैक्स पे नहीं कर रहा। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए ये जो व्यक्ति है जो अपनी बात मान रहा है, नियमों की बात नहीं मान रहा है, ये कौन सी अवस्था में है? क्या ये पनिशमेंट में है, इंस्ट्रूमेंटल में है, इंटरपर्सनल में है, अथॉरिटी में है, सोशल में है, या यूनिवर्सल में है? आप ये क्वेश्चन अपने माइंड में रखिएगा। मैं 6 की 6 स्टेजेस आपको पढ़ा दूं, इसका आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा, मुझे भी नहीं देना पड़ेगा। बस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा एक व्यक्ति इसलिए टैक्स पे नहीं कर रहा है क्योंकि उसको ये लगता है कि ये जो पैसा है वो देश की सेवा की बजाय गवर्नमेंट के उसमें जाएगा और उसे वो मिसयूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वो अपनी बात मान रहा है, दूसरों की नहीं मान रहा। सही और गलत में उसे पता है सही क्या है और गलत क्या है, फिर भी वो अपनी मान रहा है। तो वो कौन से लेवल में आएगा और कौन सी स्टेज में आएगा? चलिए एक और क्वेश्चन दे दूं ताकि जब हम पढ़ें तो हमें पता रहे कि जो पढ़ाया जा रहा है उसका एप्लीकेशन करना कैसे है। अभी हमारा लास्ट टू लास्ट जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि एक कॉलेज है, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो रैगिंग को रोकने के लिए ना स्ट्राइक कर रहे हैं। तो जो उनका जो प्रिंसिपल है वो बच्चों को रोकने की बजाय बच्चों को ही सपोर्ट कर रहा है। देखिए ज़रा सुनिए ध्यान से, मैंने कहा कॉलेज का प्रोफेसर है, बच्चों को रैगिंग रोकने की बजाय बच्चों को सपोर्ट कर रहा है, और वो उनको सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सी नैतिकता कर रहा है? क्योंकि रैगिंग एक गलत चीज़ है, उसको रोक रहे हैं, उसके में साथ दे रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं लॉरेंस कॉलबर्ग में वो कौन सी स्टेज वाला वर्क कर रहा है, या लॉरेंस कॉलबर्ग के अकॉर्डिंग वो जो नैतिकता कर रहा है कौन से लेवल की है? ये दोनों क्वेश्चन मैंने पेपर 2 के बोले हैं। पेपर 2 में हमारे जो है, पेपर 1 में हमारा लॉरेंस कॉलबर्ग से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसमें स्टेटमेंट्स इतनी ज़्यादा बहुत हाई फाई नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में क्वेश्चंस वही होते हैं, बट स्टेटमेंट्स थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो हमें लगता है कि बहुत टफ है। कुछ नहीं है, चाहे पेपर आपका कहीं से भी आए, अगर आपने लॉरेंस कॉलबर्ग पूरा पढ़ रखा है तो वो स्टेटमेंट में पूछ लें चाहे डायरेक्ट पूछ लें, आप आंसर कर पाओगे। तो हमने इसका टेबल को अच्छी तरह समझ लिया। अब हम इसके एक एक स्टेज को समझेंगे
यानी कि एक एक लेवल को समझेंगे और दो दो स्टेजेस को डेवलप कर मतलब उनके उसको समझेंगे कि उनमें उनका रोल क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले से बोलती आ रही हूँ, फिर एक बार बताती हूँ कि मेरा ये रहता है कि मैं थ्योरी के साथ साथ उसका पैडागोजी पार्ट साथ में कराती हूँ। तो जब हम लॉरेंस कॉल्बर्ट की थ्योरी पढ़ेंगे तो इसमें जो हमारा पैडागोजी पार्ट रहेगा वो किसको लेकर रहेगा, दो वर्ड्स को लेकर रहेगा। एक वर्ड होता है मोटिवेशन और एक वर्ड हमारे पास आता है कंट्रोल। याद रखिएगा, ये दो वर्ड पैडागोजी के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ये वीडियो पेपर 2 का स्टूडेंट देख रहा है उसके लिए तो इसे जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना पैडागोजी अधूरी है। मैंने दो वर्ड बोले, एक मैंने बोला मोटिवेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? अभिप्रेरणा एक तरह की डायरेक्शन है और नियंत्रण क्या है, एक तरह का कंट्रोल है। यानी कि हमें ये देखना है कि मोटिवेशन और कंट्रोल का क्या रोल है। क्या नैतिकता में मोटिवेशन और कंट्रोल दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है? होता है भाई, होता है। अभी तो मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि आप घर से निकले हो, आपके अंदर सही भी है और गलत भी है, और आपके अंदर सही और गलत है यानी कि मोटिवेशन है, आपको पता है कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन आपका कंट्रोल, नियंत्रण, अब आप उस बात को मानोगे या नहीं मानोगे। दिल गवाही देगा तो मानोगे, दिल गवाही नहीं देगा तो नहीं मानोगे। यानी कि मोटिवेशन कभी अंदर से आता है, कभी बाहर से आता है। कंट्रोल भी कभी अंदर से आता है, कभी बाहर से आता है। इसी कश्मकश को हमें समझना है। तीनों लेवल्स में मोटिवेशन एंड कंट्रोल का अलग अलग रोल रहने वाला है। जब ये पेपर में देखने को मिलता है ना तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, समझ में नहीं आता कि कौन सी स्टेज में मोटिवेशन अंदर से आ रहा है या कंट्रोल से। तो इसको आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा। तो मैंने आपको बताया पैडागोजी में दो वर्ड रहेंगे, एक मोटिवेशन और एक कंट्रोल। तो पहली मैंने स्टेज ली, पहला लेवल लिया जिसका नाम है प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसे मैंने क्या नाम दिया था हिंदी में, पूर्व परंपरागत स्तर। क्या नाम दिया? पूर्व परंपरागत स्तर का नाम दिया। इसकी दो स्टेजेस हैं जिसमें से पहले मैंने एक ली है। पहली मैंने ली है पनिशमेंट ओबीडेंस ओरिएंटेशन। पनिशमेंट ओबीडेंस ओरिएंटेशन जो है वो क्या है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दंड आज्ञाकारिता अभिविन्यास, या मैंने अभी आपको बताया था कि इनकी हिंदी बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट उसमें आती है, तो हम इसे उन्मुखीकरण भी कह सकते हैं। यहाँ क्या करता है बच्चा ये सोचता है कि पनिशमेंट यानी कि दंड से बचना, ध्यान से देखिएगा, एक ही लाइन में सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है। मैंने कहा यहाँ पर इस स्टेज में बच्चा क्या सोचता है कि दंड से बचना यानी कि पनिशमेंट से बचना और बड़ों की आज्ञा का पालन करना। दो वर्ड हैं, एक तो उसे पनिशमेंट से बचना है और दूसरा उसे क्या करना है, बड़ों की आज्ञा का पालन करना है। इसी को ही वो नैतिकता मानता है, इसी को ही वो मॉरलिटी मानता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस स्टेज के बच्चों की बात करें, बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, हार्डली मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ 4 से 5 साल का बच्चा है, इससे बड़ा नहीं है। अगर उस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है तो वो स्कूल नहीं जाएगा। यानी कि वो क्या कर रहा है, वो ये मान रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने होमवर्क नहीं किया तो टीचर उसे पनिश करेगी। यानी कि वो बचना चाह रहा है, किससे बचना चाह रहा है, पनिशमेंट से, और टीचर ने कह दिया करके लाना है तो करके लाना है, इसका मतलब हो गया बड़ों की आज्ञा। यानी कि यहाँ पर जो है नियम जो है, रूल्स जो हैं वो क्या हैं, कंपलसरी हैं, बच्चा उन्हें बदल नहीं सकता। अब अगर मुझे या आपको कोई होमवर्क, हम कहीं पढ़ रहे हैं और होमवर्क की कहे और हम नहीं कर पाए किस कारण, तो हम अपनी क्लास को छोड़ेंगे नहीं, हम कह देंगे जाके रीज़न बता देंगे, पर छोटा बच्चा ऐसे नहीं करता। अब आप ये देखिए, वो पनिशमेंट से डर की वजह से होमवर्क कर रहा है। मोटिवेशन उसे होमवर्क करने का अंदर से आ रहा है कि बाहर से आ रहा है, और होमवर्क करके लेके जा रहा है। कंट्रोल अंदर से आ रहा है कि बाहर से, अपने माइंड में रखिए, एक सेकेंड कर लें फिर डिस्कस करते हैं। चलिए अब बात करें दूसरी वाली का जो नाम है, जो हमारी सेकंड स्टेज है, ये दोनों ही स्टेज हमारी 1 और 2 ये हमारे पहले लेवल की स्टेजेस हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट लेवल में 2 स्टेजेस हैं, जिसमें से एक अभी हमने पीछे की पनिशमेंट ओबीडेंस ओरिएंटेशन, और दूसरी अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है इंस्ट्रूमेंटल। याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंटल ओबीडेंस ओरिएंटेशन जो होता है वो बनावटी होता है। आपके पेपर में पूछा गया, ये बताइए बच्चा ईगो सेंट्रिक कब होता है, उसके अंदर मैं का भाव कब आता है। कौन सी ऐसी स्टेज है जब बच्चा क्या करता है, सेल्फ को पूरा करता है, यानी कि अपने आप को, सेल्फ को पूरा करने के लिए वो करेगा। तो हम यहाँ देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल ओबीडेंस में बच्चा क्या कर रहा है। एक तो पहले बता दूं आप लोगों को, इंस्ट्रूमेंटल को हिंदी में हम यांत्रिक वर्ड भी कह सकते हैं, और इसके लिए एक और नया वर्ड भी आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। यांत्रिक का मतलब होता है बनावटी। ये जो स्टेज है ये बनावटी है,
आर्टिफिशियल भी आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि इसे बच्चे ने ना अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बनाया है। पेपर 2 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी स्टेज है जो टिट फॉर टैट है। टिट फॉर टैट का मतलब समझते हैं? टिट फॉर टैट का मतलब होता है कि एक हाथ दे और एक हाथ ले वाली अवस्था कौन सी है। चले पहले थोड़ा सा समझ लें इसमें क्या होता है, जिसे मैं यांत्रिक सापेक्ष उन्मुखीकरण या अभिविन्यास कह रही हूँ। इसमें क्या होता है, बच्चे को लगता है कि अगर कुछ व्यवहार प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि मुझे कुछ मिल रहा है किसी से, तो मैं उसके बदले में काम करूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मम्मी कहती है कि होमवर्क कर ले, हम घूमने जाएंगे, तो वो होमवर्क करेगा। अगर ये खाना फिनिश करो तो हम आपको चॉकलेट मिलेगी। क्लास में आप फर्स्ट आ जाओ तो हम यहाँ जाएंगे। आप ये देख रहे हो, क्लास में फर्स्ट आना, होमवर्क करना, खाना खाना, ये सब सही है, पर ये बच्चा सारे के सारे जो व्यवहार है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ से उसे कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? चॉकलेट मिलेगी, आइसक्रीम मिलेगी या कोई टॉफ़ी मिलेगी, यानी कि टिट फॉर टैट हो गया, गिव एंड टेक, यानी कि बच्चा लेता है और देता है। एक हाथ दे और एक हाथ लेने वाली अवस्था इसे कहा जाता है। जब हम कोई काम किसी काम के बदले में करते हैं तो हम सेल्फिश होते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अपने सेल्फ को पूरा कर रहा है, यानी कि यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, मैं को पूरा करता है। अब देखिए ज़रा, मैंने आपको दोनों बता दी है, मैंने आपको पनिशमेंट भी बता दी और मैंने आपको क्या है, इंस्ट्रूमेंटल भी बता दी। पनिशमेंट में पनिशमेंट के डर से कर रहा था, उसे पनिशमेंट से बचना था, इसीलिए होमवर्क कर रहा था। सही काम कर तो रहा है, पर किसकी वजह से कर रहा है? पनिशमेंट से बचने की वजह से। जबकि दूसरी वाली जो है इंस्ट्रूमेंटल, उसमें अपने बेनिफिट्स को पूरा करने के लिए कर रहा है। काम अच्छे कर रहा है लेकिन अपने बेनिफिट्स, अपने सेल्फ को पूरा करने के लिए कर रहा है। तो अब हम देखें मोटिवेशन का और कंट्रोल का क्या रोल है, क्योंकि पैडागोजी तो साथ साथ चलेगी। तो देखिए जरा, पहले स्तर पर, इस स्तर पर बच्चे की प्रेरणा और नियंत्रण, यानी कि इस पे क्या होता है, मोटिवेशन और जो कंट्रोल है वो दोनों ही क्या होता है, आउटसाइड होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीज़ें क्या हैं, क्या हैं, आउटसाइड हैं। कैसे हैं, आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, होमवर्क का डर अंदर से नहीं है, बाहर से है। टीचर जो पनिश करेगी, टीचर, बच्चा अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, तो मोटिवेशन इनर नहीं है, आउटर है। ठीक है, कंट्रोल भी टीचर ही कर रही है, बाहर से कर रही है। ठीक है, और अगर इंस्ट्रूमेंटल वाली में बात करूँ तो बच्चा अपनी मर्जी से होमवर्क नहीं कर रहा था, लालच से कर रहा था, तो ये भी आउटसाइड है। और कंट्रोल भी तो मम्मी द्वारा दिए गई चॉकलेट ही है, तो हम कह सकते हैं मोटिवेशन एंड कंट्रोल आर बोथ आउटसाइड, यानी कि दोनों ही क्या हैं, बच्चे को बाहर से क्या किया जा रहा है, मोटिवेशन भी बाहर से दिया जा रहा है और कंट्रोल भी बाहर से दिया जा रहा है। इसका एक और एग्जांपल ले, आपने देखा होगा जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स ना हमेशा उनके पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पढ़ते तो थोड़ा लालच देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनका बेस बनाने वाली स्टेज है। ठीक है, बेसिक अगर वो नहीं करेंगे, फिर हम देखते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे पेरेंट्स हमें ना टोकना रोकना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अब बड़े हो रहे हो, अब अपने आप से जानते हो। यानी कि यहाँ तक के बच्चे को हमें मोटिवेशन एंड कंट्रोल कहाँ से देना पड़ता है, बाहर से देना पड़ता है। चलिए आगे बढ़े, ये तो हमने देख लिया, दोनों स्टेजेस देख ली। अब हम इसका सेकंड लेवल देखेंगे। सेकंड लेवल का नाम क्या था, कन्वेंशनल लेवल। याद रखिएगा, कन्वेंशनल लेवल को हम बोल सकते हैं परंपरागत स्तर। क्या नाम दे सकते हैं, परंपरागत स्तर का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम मोटिवेशन एंड कंट्रोल को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम करेंगे दो स्टेजेस को। अब फर्स्ट और सेकंड स्टेज मेरी लेवल 1 में आई थी, जबकि थर्ड और फोर्थ मेरी किस में आ जाएगी, मेरी आएगी सेकंड लेवल में। अब मैं थर्ड स्टेज ले रही हूँ, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जब पेपर देते हो तो आपको कई जगह इंटरपर्सनल वर्ड लिखा होता है। इंटरपर्सनल वर्ड को हिंदी में हम पारस्परिक वर्ड कहते हैं। इसे मैं समझाने के लिए रेसिप्रोकल भी कह सकती हूँ। इसे समझाने के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक दूसरे को समझना, यानी कि इंटरपर्सनल का मतलब क्या है, एक दूसरे को समझना। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कभी कभी इस स्टेज को गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। अभी बताऊंगी मैं आप लोगों को क्यों इसे गुड गर्ल एंड गुड बॉय कहा जाता है। ठीक है, तो जल्दी से देखें कि इसमें क्या है। इसमें क्या होता है, इस अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलबर्ग, बच्चों की नैतिकता बड़ों की इच्छा पर आधारित होती है। हाईलाइट करिएगा, बड़ों जो बच्चे की मॉरलिटी है, बच्चे की जो नैतिकता है, जो सही और गलत है, यहाँ भी अपने आप से नहीं है, बड़ों की नज़रों में है। उसे अब क्या करना है, बड़ों की नज़रों में अच्छा बनना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही क्लास में एक ही डेस्क पर दो, एक गर्ल एंड एक बॉय बैठा है, राहुल एंड अंजलि बैठी है, टीचर ने कहा राहुल जो है वो गुड बॉय है, तो साथ में बैठी हुई अंजलि को बुरा लगता है कि राहुल ही गुड बॉय क्यों है, अंजलि गुड गर्ल क्यों नहीं है, यानी कि वो टीचर की नज़रों में क्या करना चाह रही है, गुड गर्ल बनना चाहती है। इसी वजह से गुड गर्ल बनने की वजह से या गुड बॉय बनने की वजह से इस ओरिएंटेशन को गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर बच्चा अच्छा तो बनना चाहता है, पर किसकी इच्छा से बनना चाहता है, बड़ों की इच्छा से बनना चाहता है। कभी आप लोगों ने अपने घर में ऑब्जर्व किया, अगर आपके घर में 8 to 10 या 12 ईयर्स का बच्चा हो, 12 तो बड़ा हो जाता है, आप 8 to 10 ईयर्स का बच्चे को ऑब्जर्व करिएगा, वैसे घर में कुछ काम करने को बोलो वो करेगा नहीं, लेकिन घर में अगर कोई उसी एज का सेम बच्चा आ जाए और आप उसकी तारीफ कर दो तो आपके घर में जो बच्चा है वो भी क्या करेगा, आगे से आगे सारे काम करने शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे क्या चाहता है, तारीफ चाहता है, यानी कि बड़ों की इच्छा के अनुसार काम करना, सही काम करना शुरू कर देता है। तो मोटिवेशन अंदर से आया कि बाहर से आया, माइंड में सोचिएगा, मैं एंड में बताऊंगी। इंटरपर्सनल का मतलब पता चला, इंटरपर्सनल का मतलब होता है एक दूसरे को समझना। यहाँ अंजलि राहुल को समझने चाह रही है और टीचर की नज़रों में अच्छा बनना चाह रही है, इसीलिए हमने इसे गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन का नाम दिया। आगे बढ़े, अब आती है हमारे पास फोर्थ, इसको तो नाम से ही आपने पहचान लिया होगा, इसमें अथॉरिटी वर्ड आ रहा है। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार, अधिकार कानून जैसा कुछ, यानी कि यहाँ पर हम क्या मानते हैं, सामाजिक नियम सर्वोच्च हैं, यानी कि जो सोशल रूल्स हैं वो सुप्रीम हैं, यानी कि हम उनको तोड़ नहीं सकते और उसे हर हाल में मानना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसे हर हाल में मानना ही पड़ेगा, नहीं तो परिणाम चाहे जो भी हो। इसका एग्जाम्पल दूँ, अगर हमने चोरी की, क्राइम किया तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। अगर आपने कुछ ट्रैफिक रूल्स तोड़े, कभी तोड़ने की कोशिश की है क्या? आपको पता है कि यहाँ से भाग भी जाऊँगा तो क्या होगा, वो क्लिक करके घर पे भेज देंगे, इससे अच्छा वेट ही कर लो। आप उन नियमों को नहीं तोड़ते, आपको पता है वो कंपलसरी हैं, पर किसके अकॉर्डिंग कंपलसरी हैं, अथॉरिटी के अकॉर्डिंग है, अधिकार के अकॉर्डिंग है। तो हम कह सकते हैं सामाजिक नियम सर्वोच्च हैं, इसे हर हाल में हमें क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हें हर हाल में मानना ही पड़ेगा। अब जरा आ जाए हमारे पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हम देखें कि जो ये हमारा थर्ड और जो हमारी फोर्थ स्टेज है, इसमें मोटिवेशन एंड कंट्रोल का क्या रोल है। देखिए, अंजलि को राहुल को गुड बॉय बोलने पर फील हुआ कि वो भी गुड गर्ल बने, वो अंदर से था, यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर मोटिवेशन क्या है, इनसाइड है, जबकि कंट्रोल उसे बाहर का क्या कर रहा है, बाहर का बिहेवियर कर रहा है ना उसको, क्योंकि टीचर ने तो बाहर से बोला ना राहुल गुड बॉय है, तो हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन इनसाइड है और कंट्रोल जो है वो आउटसाइड है। याद रखिएगा, पहली और सेकंड स्टेज में हमारे पास क्या थे, बोथ आर आउटसाइड, मोटिवेशन भी और कंट्रोल क्या थे, बाहर से आ रहे थे, पर सेकंड लेवल में हमारे पास क्या आए हैं, दोनों में से एक इनसाइड है और एक आउटसाइड है। जो इनसाइड है वो मोटिवेशन है और जो आउटसाइड है वो कंट्रोल है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर क्या है, बच्चा क्या करने लगता है, मन में कानून व्यवस्था, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि धीरे धीरे कानून की व्यवस्था को यानी कि अथॉरिटी को धीरे 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 इंपॉर्टेंस देने लगता है। तो हम अब तक 4 स्टेजेस कर चुके हैं। पहली पनिशमेंट कर ली है, जिसमें पनिशमेंट के डर से कर रहा था। दूसरी इंस्ट्रूमेंटल बनावटी थी, सेल्फ को पूरा करने के लिए कर रहा था। तीसरी इंटरपर्सनल थी, जिसमें बच्चा एक दूसरे को समझकर कर रहा था। और चौथी अथॉरिटी वाली थी, जिसमें कानून के नियम के अनुसार वो बात कर रहा था। अब आते हैं हाईएस्ट लेवल की मोरल रीजनिंग पर। अब इसमें हम सब आते हैं, इसमें आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो वो भी और मैं भी, हम सब जो हैं वो क्या हैं, इसी स्टेज में आते हैं, या इसी लेवल में आते हैं, जिसका नाम क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, उत्तर परंपरागत स्तर। मोटिवेशन एंड कंट्रोल को थोड़ी देर रहने देते हैं, पहले समझते हैं स्टेज 5th क्या कहती है और 6th क्या कहती है। जब मैंने ये वीडियो क्लास स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग में आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे कि एक जो है प्रिंसिपल है जो रैगिंग को रोकने के लिए बच्चों को रोकने की बजाय उनका साथ दे रहे हैं, तो वो किस में आएंगे, और एक मैंने दिया था एक गवर्नमेंट कर्मचारी है जो ये जानते हुए कि टैक्स पे ना करना गलत है फिर भी पे नहीं कर रहे हैं। तो ये जो इनकी मॉरलिटी है, ये जो नैतिकता है, वो स्टेज 5th की है या स्टेज 6th की है। ध्यान से समझिएगा, आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर अपने आप मिल जाएगा। चलिए पहले ले लें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। नाम में ही सामाजिक और अनुबंध है। अनुबंध का मतलब होता है 2 लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट का होना, एक समझौते का होना। अगर मैं इसमें आपको रिलेशन बताऊं तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आता है,
ठीक है, आपका फ्रेंड्स का भी हमारे पास आता है, टीचर स्टूडेंट का आता है, किन्हीं भी दो लोगों के बीच में जिनके बीच में हम समाज में रहते हैं, और हम समाज में अकेले नहीं रह सकते, हर एक दो प्राणी के बीच में क्या है, एक रिलेशन है। तो हम उसी को समझेंगे। क्या है ये सामाजिक अनुबंध? क्या कहता है कि इसमें क्या है, बच्चों की जो नैतिकता है वो किस पे, यहाँ आप इस वर्ड को हाईलाइट करिएगा। यहाँ पर हम बहुसंख्यक भी कह सकते हैं, और यहाँ पर मैं एक वर्ड बहुमत भी यूज़ कर सकती हूँ। यानी बहुमत का मतलब क्या होता है, जब किसी एक बात को लेकर बहुत सारे लोग एग्री करते हों, इसको हम मेजॉरिटी भी कह सकते हैं। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जब एक बात को लेकर क्या किया जाए, बहुत सारे लोग एक बात के में मत में आ जाएं। हमारे यहाँ भी तो होता है ना, जब गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो बहुत सारे लोग, वो बात अलग है कि मानी नहीं जाती, लेकिन एक साथ सारे लोग सड़क पर आ जाते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो अगर बहुत सारे लोग एक बात को लेकर, किसान आंदोलन को ले लीजिए, किसान आंदोलन पर बहुत सारे लोगों ने काफ़ी टाइम तक क्या की, स्ट्राइक वगैरह की। तो बहुमत मतलब अगर बहुत सारे लोग किसी एक बात को लेकर बहुमत करते हैं, मेजॉरिटी में आते हैं, तो इस स्टेज में ये माना जाता है कि नियम बदले जा सकते हैं। यही लिखा है, जरा देखिए ध्यान से। बच्चों को लगता है कि नैतिकता वह है, बच्चों को लगता है कि नैतिकता वह है जो बहुसंख्यक द्वारा स्वीकृत की जाए। बहुसंख्यक मतलब बहुमत द्वारा, या मैं इंग्लिश वर्ड यूज़ करूं तो मेजॉरिटी द्वारा। यानी कि अगर बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक बात सही है या गलत, तो हम रूल्स को यानी कि नियमों को क्या कर सकते हैं, बदला भी जा सकता है। प्रिंसिपल ने भी तो यही किया, प्रिंसिपल ने भी तो यही सोचा कि रैगिंग को रोकने के लिए जब पूरा कॉलेज उतर आया है, तो मैं क्यों ना रूल्स को बदलूं, मैं क्यों रैगिंग को सपोर्ट करूं। तो उसका आंसर जो होता है, जिसका मैंने आपको प्रिंसिपल वाला एग्जांपल दिया था, उसका आंसर हमारा क्या रहेगा, उसका आंसर रहेगा कि प्रिंसिपल कौन सी स्टेज का वर्क कर रहे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। और टीचर और स्टूडेंट के बीच तो रिलेशन है ही, टीचर को स्टूडेंट की ज़रूरत है, स्टूडेंट को टीचर की, प्रिंसिपल को स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, स्टूडेंट को प्रिंसिपल की। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने कौन से वाला वर्क किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। यानी कि दो क्वेश्चंस में से मुझे एक का आंसर मिल गया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहता क्या है कि अगर एक बात को लेकर बहुत सारे लोग एग्री करते हों, तो रूल्स को बदला भी जा सकता है। ये नैतिकता, इस तरह की मॉरलिटी मुझे स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन सिखाती है। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट लेवल की, यूनिवर्सल पे आते हैं। यूनिवर्सल जो है ये हाईएस्ट लेवल की मोरल डिलेमा भी बोल सकते हो, मोरल रीजनिंग भी बोल सकते हो। इसमें अडल्टहुड वाले पर्सन आते हैं जो पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं, और वो क्या करते हैं, आपने भी देखा होगा हमारी नियर बाय ना कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे क्या हम भी हैं, जब हमें कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, हम सुनते सबकी हैं, करते वही हैं जो हमें सही लगता है। जैसे कि हमारे घर में हमारे फादर जो होते हैं, ठीक है, वो हमारी सुनते हैं, लेकिन एंड में वो हमारी बात को मानेंगे नहीं मानेंगे ये उनकी समझ पर डिपेंड करता है। उनको लगेगा कि जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो वो हमारी बात को मानेंगे, और अगर उन्हें लगेगा कि हम जो कह रहे हैं वो सही नहीं कह रहे, तो वो बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका अपना खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसी को समझेंगे। तो मैंने आपसे कहा यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक विकास उन्मुखीकरण क्या कहता है। सार्वभौमिक उन्मुखीकरण नैतिक विकास कहता है, यहाँ पर व्यक्ति सुनता तो सबकी है, लेकिन करता वही है जो उसे सही लगता है। यानी कि वो अपने द्वारा बनाए गए नियमों को सेट करता है, यानी कि अपने लिए खुद के नियम खुद बनाता है। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी मरने को मर गए, लेकिन कभी उन्होंने अपने जो प्रिंसिपल्स थे, जैसे नॉन वायलेंस है या कोई और भी जो भी हमारे हैं, उन्होंने वो नहीं छोड़े। आपको क्या लगता है, जब उन्होंने ये सारे प्रिंसिपल्स माने होंगे, सत्य अहिंसा, तो क्या उनको लोगों ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया होगा, क्या लोगों ने उन्हें कुछ बोला नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने नियम खुद अपने पर लागू किए। तो हाईएस्ट लेवल की मॉरल रीजनिंग है भाई, इसमें व्यक्ति सुनता सबकी है, करता वही है जो उसे सही लगता है। चलिए इतना भी आपको पता चल गया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तो ये बात थी कि अगर एक बात को लेकर बहुत सारे लोग एग्री कर रहे हैं तो हम रूल्स को बदल देंगे, लेकिन सार्वभौमिक यूनिवर्सल कहता है सुनो सबकी, करो अपने मन की। यानी कि यहाँ पर आते आते हमारे अंदर नैतिक विकास चरम सीमा पर आ जाता है। चरम सीमा मतलब नैतिक, पूरी तरह से हमारी नैतिकता, हमारी जो मॉरलिटी है वो क्या होती है, मैच्योर हो जाती है। तो मोटिवेशन एंड कंट्रोल का रोल देख लें, कॉमन सी बात है, दोनों ही मैच्योर हैं, 5th वाले भी मैच्योर हैं और 6th वाली स्टेज वाले भी मैच्योर हैं, उन्हें बाहर से कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी। तो हम कह सकते हैं मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड एंड कंट्रोल फॉर इनसाइड, या मैं कह दूँ बोथ आर इनसाइड। बोथ आर इनसाइड का मतलब है कि मोटिवेशन भी अंदर से है और कंट्रोल भी अंदर से है। पहले वाले लेवल में क्या था, मोटिवेशन एंड कंट्रोल छोटे बच्चे थे, पनिशमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटल में छोटा बच्चा था, तो मोटिवेशन भी बाहर से, कंट्रोल भी बाहर से।
सेकंड में आए तो मोटिवेशन अंदर से हुआ, कंट्रोल बाहर से हुआ, क्योंकि अथॉरिटी का डर बाहर से है। इंटरपर्सनल टीचर से गुड गर्ल गुड बॉय सुनना बाहर से है, लेकिन मोटिवेशन तो अंदर से आ रहा है। लेकिन जब हम हाईएस्ट लेवल की मोरल रीजनिंग पर आते हैं तब हम पाते हैं कि दोनों ही इनसाइड हो जाते हैं। अगर मुझे अभी किसी चीज़ का डिसीजन लेना हो या आपको किसी चीज़ का डिसीजन लेना हो तो हमें बाहरी चीज़ें इफेक्ट नहीं करेंगी। मोटिवेशन भी हमारा है और किसी काम को हम करेंगे या नहीं करेंगे, मोटिवेशन भी हमारा है और हम पे हमारा कंट्रोल भी है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ आर क्या होते हैं, इनसाइड होते हैं। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पर पूरा लॉरेंस कॉलबर्ग की 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस के बारे में बताया। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी में, क्या आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं? क्योंकि साइकोलॉजी है, हर चीज़ आपको बिल्कुल सही थोड़ी दिखाई देती है और इंडिविजुअली डिफरेंसेस तो रहते ही रहते हैं। कई बार हमारे एग्जाम में इनको क्रिटिसाइज़ करके, यानी कि इनके आलोचनात्मक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आलोचनात्मक का मतलब होता है, क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है कि इनकी थ्योरी में आपको कमी कहाँ लगती है। अगर कोई मुझसे पूछे तो एक तो मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने कहीं पर भी क्या की है, एज मेंशन नहीं की। आपको पता है कि हमारे अंदर जो नैतिकता आती है, हमारे अंदर जो क्या कहते हैं मॉरलिटी आती है, वो एज के अकॉर्डिंग आती है। छोटे बच्चे के लिए नैतिकता अलग है, बड़े बच्चे के लिए अलग है, एडोलसेंस में अलग है, अडल्टहुड में अलग है, सीनियर सिटीजन में अलग है। एक यहाँ पर हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। दूसरा, कई बार हमारे कई ऐसे थिंकर्स रहे जिन्होंने ये कहा कि ये ज़रूरी था क्या कि जो लॉरेंस कॉलबर्ग ने अपने स्टूडेंट हिज यानी कि बॉय का एग्जाम्पल दिया, वो सिर्फ बॉय का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो गर्ल्स का एग्जाम्पल नहीं दे रहे। तो इनकी थ्योरी को कहीं कहीं जेंडर बाइस कहा गया। जेंडर बाइस का मतलब होता है कि वो लड़कियों की बजाय लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप कंपेयर करोगे, रियल लाइफ में कंपेयर करोगे, तो लड़कियां लड़कों से पहले मैच्योर होती हैं। और कई बार हमें कई सिचुएशंस में देखा कि लड़के से ज़्यादा लड़कियों में नैतिकता की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम मोरल डेवलपमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। पर जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हुई आ रही हूँ, ये साइकोलॉजी है, ये सीडीपी है। यहाँ पर कोई भी चीज़ पूरी तरह से ना तो ठीक है ना पूरी तरह से सही है। तो आप इसके सही के पॉइंट ऑफ व्यू को भी लेकर चलिए और थोड़ा सा ये सोचिए कि इसमें ये चीज़ और होती तो ये बेटर हो जाता। यानी कि 2 और 2 4 नहीं है, 2 और 2 3 और 2 और 2 का 5 का फंडा है। तो ये आपके आज की जो क्लास हुई, हमारी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी क्लास हुई। अभी जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी, आपको इनकी जो है असाइनमेंट शीट्स भी मिलेंगी। अब तक मैं आपको कॉग्निटिव करा चुकी हूँ, आज की क्लास में मोरल डेवलपमेंट हो चुका है, बाइगॉट्स की थ्योरी, सोशो कल्चर भी हो चुकी है और हमारी जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो गई है। आप ये मत सोचिएगा सिर्फ आपको ये थ्योरी पार्ट कराया जा रहा है। आपके सीटेट में इसके एप्लीकेशन बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।